एक शख्स एक कहानी, इस उन्वान से जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है, आज हम आपको अपने एक मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं। चलिए आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सनाम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आइए। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। सेम हियर। चलिए आज हम आपसे आपकी कहानी सुनते हैं। जी जरूर। व्यूअर्स, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, हम एक शख्स से आपको मिलवाएंगे। आज हम एक शख्स जिनका नाम सना है, उनके घर पे आए हैं और हम उनसे उन्हीं की ज़ुबानी उनकी कहानी सुनते हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं सना से। सबसे पहले तो मैं शब्बू जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि वो इतनी दूर से आई और मेरी कहानी सुनने के लिए। और मैं चाहती थी कि आप सबको अपनी कहानी के बारे में ज़रूर बताऊं, क्योंकि हो सकता है कि मेरी कहानी के साथ कोई ना कोई ज़रूर रिलेट करे। और मैं कहती हूँ कि हर इंसान को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है या मोटिवेशन मिलती है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आप अपनी ज़िंदगी को छुपाएं और लोगों से डिस्कस करें, और इससे दूसरे लोगों को भी हौसला अफजाई होगी। आप कहाँ पैदा हुई और अपना थोड़ा सा बचपना अगर आपको याद हो शेयर कीजिए हमारे साथ। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत ही अच्छा पूछा है, क्योंकि मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी इससे। और मेरा बचपन बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था, और अक्सर मैं बैठ के याद करती हूँ तो बहुत इंजॉय करती हूँ अभी भी अपने बचपन को। मैं साहिवाल में पैदा हुई, और आप कह सकते हैं कि मेरे 5 से 6 साल साहिवाल में गुजरे। और बहुत खूबसूरत बचपन, दादा दादी का प्यार, चचा का प्यार, ताया का प्यार, और एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली में पैदा हुई मैं, और खुशियों से भरा हुआ। मतलब ऐसा बचपन मैं समझती हूँ कि कंबाइंड फैमिली थी आपकी? यस। अच्छा, तो आप बताएंगे कितने लोग रहते थे एक ही घर में? जी, दादी दादा और हम, मेरे जो फादर हैं वो 5 भाई हैं, जिसमें चचा और ताया फिर उनके बच्चे। तो वो एक बहुत हल्ला गुल्ला माहौल, शुगल मेला लगना, खेल कूद करना, सारे कजन्स एक साथ? सब कुछ, हाइड एंड सीक प्ले करना। तो आप ये साथ जो कंबाइंड फैमिली थी उसमें कितने लोग थे? मेरे फादर की कोई सिस्टर नहीं थी, तो उसकी कमी मुझे हमेशा से रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 बहन भाई, चचा ताया, फिर आगे उनके बच्चे, माशाल्लाह किसी के 4 किसी के 5। तो आप इससे अंदाज़ा लगाने की कितनी बड़ी फैमिली होगी, और दादी दादा माशाल्लाह से। बचपन ऐसा होता है कि इंसान को कभी भूलता नहीं है। कोई ऐसा वाकया बचपन का जिससे को आप सोचती हो तो आपको कभी कभी सोचकर हंसी आती हो, या कोई ऐसी हरकत आपसे हुई हो कि जो आपको यादगार रह गई हो? अच्छा, एक तो वाक़ये हैं ऐसे जो कि मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मुझे मेरी फैमिली वालों ने बताए हैं, तो वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे याद है, मेरी मेमोरी में हैं कहीं। वो एक है कि मुझे नहीं याद कि मेरी क्या एज थी उस वक़्त, लेकिन मेरे घर वाले बताते हैं कि मुझे पेप्सी बहुत पसंद थी। तो हमारे साथ में नेबर में वो रिलेटिव का ही घर था, तो मैं वहाँ स्टेयर्स से ऊपर चली गई। और टेरेस में आपको पता है कि जो वॉल होती है वो हाफ होती है, तो वहां पे ग्रिल लगी हुई थी, उसके ऊपर मैंने स्टेप रखे और मैं बिल्कुल आगे की तरफ झुक गई। तो अब वो घर वालों को डर लग रहा था कि ये गिर ना जाए। और मैंने, मजे की बात ये कि जब स्टेयर्स के ऊपर चढ़ी हूँ तो वो स्टेयर्स का जो डोर होता है उसको भी मैंने लॉक कर दिया। अब कोई आकर मुझे उस ग्रिल से पीछे नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कोई आ ही नहीं पा रहा था, मैंने डोर लॉक कर दिया था। तो अब वो सब घर वाले, वो नीचे जो है वो सहन में खड़े हो गए, और वो ऊपर से मुझे कह रहे हैं कि सोनिया पीछे हो जाओ, गिर जाओगी। मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो पीछे नहीं हटूंगी। तो वो सब कहते हैं कि हम आपको पेप्सी देंगे। तो मैं कहती हूँ पेप्सी? मुझे मुझे दोगे? कहते हैं हाँ आपको देंगे, आप पीछे हो जाओ, डोर ओपन करो, नीचे आ जाओ। तो ये घर वालों ने कहा है कि तुमने 1-2 घंटे हमारे बहुत ज्यादा इस चीज में वेस्ट किए थे, और हमें डर लग रहा था कि तुम गिर ना जाओ। एक ये वाकया है, और एक ये है कि हम तकरीबन, मैं 6 साल की थी तो हम कराची शिफ्ट हो गए थे। तो हम स्टील टाउन में गए, वहां पे रशिया के लोग बहुत ज्यादा थे, चाइना के लोग बहुत ज्यादा थे। तो वो समर था तो उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी। तो वहां पे एक बाजार लगता था, बुध बाजार, हफ्ता बाजार, तो वहां पे अक्सर वो रशियन और चाइनीज पीपल आते थे।
तो उन्हें शॉर्ट्स पहनी होती थी, तो मैं उनकी ना लेग्स पे जाके चुटकी नोचती थी। तो वो शरारत करती थी कि इन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ। तो इस तरह की शरारतें जो हैं वो बहुत की है मैंने। आपके वाक़ई ने तो मुझे भी बहुत हँसा दिया, वाक़ई ये तो चुटकी लेना जाके वाक़ई बहुत यादगार होना चाहिए ये हम्म। तो। तो ये जो आपका बचपना 6 साल के बाद आप कराची मूव हो गईं, तो कराची में फिर आपकी पढ़ाई वग़ैरह, एजुकेशन सब वहीं पे हुई? जी, बिल्कुल। जब हम कराची शिफ्ट हुए तो हमारी सारी स्टडी, जितना भी हमने यूनिवर्सिटी लेवल तक स्टडी की है वो सब हमने कराची से ही हासिल की है। आपकी एजुकेशन कहाँ तक की है? मैंने मास्टर किया है ज्योग्राफी में, और शादी से पहले मेरा इरादा था कि मैं एमफिल भी कर लूं, और मेरे नाना अबू की ख्वाहिश थी कि मैं पीएचडी करूं। बट जब मेरी शादी हुई तो मैं आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकी, तो मेरी स्टडी फिर मास्टर तक ही स्टॉप हो गई। स्टडी ना कंप्लीट होने का कोई रिग्रेट? जी, बिल्कुल होता है, क्योंकि मैं बेसिकली मेडिकल की स्टूडेंट थी और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर तो मैं बनी नहीं, तो अब मैं ये सोचती हूँ एटलीस्ट पीएचडी कर लेती तो डॉक्टर लग जाता मेरे नाम के आगे। अच्छा, आपकी शादी कहाँ हुई? और अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज थी? ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। शादी मेरी कराची में हुई, और शादी हमारी लव मैरिज है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फैसला था मेरा। कुछ बताना पसंद करेंगी ये लव कैसे हुआ? अच्छा, ये कहानी तो बहुत लंबी है, कभी फुर्सत मिली तो ज़रूर आपको कंप्लीट स्टोरी भी इसके बारे में बताएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि याहू के ज़रिए हमारी बातचीत स्टार्ट हुई थी। ये जो सोशल मीडिया है, ये बड़े-बड़े काम कर जाता है कभी-कभी। तो 2 दिनों को मिला दिया, आपकी शादी हो गई। चलिए, आप मुझे बताइए कि जो आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, आपने कभी कोई काम वग़ैरह किया अपने पाकिस्तान में जब आप थीं या यहाँ पे आने के बाद कोई काम वग़ैरह किया आपने? जी, पाकिस्तान में मैंने टीचिंग भी की है, बच्चों को होम ट्यूशन भी दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक भी मैं पढ़ाती रही हूँ। और 9th मैट्रिक के स्टूडेंट थे मेरे, जिनको मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाती थी। फिर उसके बाद मैं यूके आ गई, तो यूके में आके मैंने बच्चों के स्कूल में अगेन जॉब की, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कि अभी तक कंटिन्यू है। तो तुम वर्किंग वूमेन भी हो और घर भी सँभालती हो, बच्चे भी देखती हो, अपने मियाँ का भी ख़्याल रखती हो। कैसे मैनेज करती हो? आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द वुमेन्स, क्योंकि आई थिंक के जो वुमेन पावर होती है, मैं समझती हूँ कि वो हर फन मौला होती है। वो घरदारी भी बहुत अच्छे से कर सकती है और बाहर के काम भी कर सकती है, और स्पेशली जब वो एक माँ बन जाती है तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही एक मजबूत औरत बन जाती है। तो उसके लिए ये छोटी छोटी चीजें कोई मुश्किल काम नहीं होता कि घर के काम करने हैं, बाहर के काम करने हैं। जब वो अपने बच्चों को देखती है तो ऑटोमेटिकली उसका दिल करता है, जितनी भी थकी हो तो उसके अंदर एक एनर्जी वैसे ही आ जाती है। कहते हैं कि मियाँ की मोहब्बत का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। खाने कैसे बनाती हो? अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है। जब मैं यूके मूव हुई थी, मेरी शादी हुई थी, तो मुझे खाना नहीं आता था बनाना, क्योंकि शादी से पहले घर वालों ने कभी काम करने नहीं दिया, तो स्टडी की तरफ हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो जब शादी हुई तो बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी बनानी, तो यहाँ पे तो आपको पता है हर काम खुद करना पड़ता है। और उतना ही मेरे हस्बैंड को खाने पीने का बहुत शौकीन है वो। और मैंने आकर कोशिश की खाना बनाने की, और जो कि अब मैं फंस चुकी हूँ। पहले मेरे हस्बैंड पूरा किचन का सारा काम करते थे, और फिर मैंने कहा कि मैं कर लेती हूँ काम। सबसे अच्छा क्या बनाती हो? तुम्हारी पसंदीदा डिश क्या है? अच्छा, मैं नहीं समझती कि मैं बहुत अच्छे खाने बनाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करती हूँ अल्लाह का। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे खाने बनाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हुई हूँ इस चीज़ में। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि उनको मेरे हाथ का अचार गोश्त, हलीम, खीर और बिरयानी और चिकन कढ़ाई वो बहुत पसंद है। सोशल मीडिया पे भी तुम्हारे काफ़ी चर्चे हैं और तुम काफ़ी मशहूर भी हो। और बड़ा मुश्किल होता है कि तुम घर भी देखो, बच्चों को भी देखो और फिर सोशल मीडिया के लिए भी टाइम निकालो। और मैंने तुम्हारे काफ़ी वीडियोस वगैरह देखे हैं और बड़े अच्छे तुमने मैसेजेस भी दिए हैं अपने वीडियो के ज़रिए। तो ये सब कैसे कर लेती हो? अगर आप टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक के लिए ये है कि हम इस तरह से टाइम निकालते हैं कि सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो हम सैटरडे 7 वीडियोस बना लेते हैं, जो कि एवरी डे हम वन वन वीडियो पोस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा
पूरा जो वीक है वो इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप यूट्यूब की बात करें तो वो हम डेली रूटीन अपनी शेयर करते हैं, तो वो डेली रूटीन में हम अपनी व्लॉगिंग बना लेते हैं। और हमारी लाइफ इसलिए अफेक्ट नहीं होती है क्योंकि ये मेरा शौक भी है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। एक्टिंग कहाँ से सीखी? अच्छा, ये क्वेश्चन आपने बहुत ही जबरदस्त किया है। मैं कहती हूँ कि जिस तरह खाना बना बना कर ट्राई कर करके खाना बनाना मुझे आ गया है, इसी तरह एक्टिंग कर करके घर में बाहर सोशल मीडिया पर तो एक्टिंग करनी भी आ ही गई है। जिंदगी को कैसे देखती हो? जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी एक रेत की मानिंद है जिसे मुट्ठी में डालें और वो उंगलियों से निकल जाए। ये है जिंदगी। वाह, कितना खूबसूरत जवाब दिया है तुमने। जिंदगी रेत की मानिंद है, मुट्ठी में भरो, रेत निकल जाती है। जिंदगी कितनी है, एक आग की जो हम पलक झपकती है, सिर्फ इतनी है। हमने तुमसे जितने भी सवाल किए, तुमने बहुत अच्छे उसके जवाब दिए हैं। अब थोड़े से हम तुम्हारी लाइफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये बताओ कि मियाँ जी के साथ तुम्हारा कैसा रिलेशनशिप है? मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशन ऐसा है, वो मेरे मेरे लिए मेरी माँ भी हैं, मेरे लिए मेरा बाप भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। जहाँ मुझे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत पड़ती है वो दोस्त बन जाते हैं, जब मुझे अपनी माँ की याद आती है वो मेरी माँ बन जाते हैं। तो हर रिश्ता मुझे नज़र आता है अपने शौहर के अंदर। कभी किसी चीज़ की कमी मुझे उन्होंने महसूस नहीं होने दी है, मेरी हर बात को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो बहुत ही प्यारा मेरा उनके साथ रिश्ता है। किसी भी रिश्ते के लिए, रिलेशनशिप के लिए तुम कौन सी बातों को अहमियत देती हो? सच, हमेशा सच बोलें। अगर आप सच बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रिश्ता आपके हाथों से, आपके पास से दूर हो सकता है। जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि हमारी लव मैरिज हुई, हमारे अंदर बहुत प्यार मोहब्बत है, तो क्या कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई नाराज़गी नहीं होती? बिल्कुल, क्यों नहीं होती है। और अच्छा, शादी के स्टार्टिंग में हमारी बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होती थी। और लेकिन जैसे-जैसे मैं देख रही हूँ ना कि टाइम गुज़र रहा है और इस रिश्ते को मतलब कि माशाल्लाह टाइम होता जा रहा है, तो माशाल्लाह हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। तो अब जो है ना, थोड़ा-सा इस चीज़ की तरफ आ रहा है कि लड़ाई झगड़ा भी होता है, नाराज़गी भी होती है। इन चीज़ बातों पे? वो बातें छोटी-छोटी सी बच्चों के ऊपर ज़्यादा लड़ाई होती है हमारी। आपस में जो बहस होती है कि बच्चों को एक डाँट रहा होता है तो दूसरा कहता है कि डाँटना नहीं है, और एक स्पॉइल कर रहा होता है। क्या समझती हो कि वालिदैन में से माँ का ज़्यादा रोब होना चाहिए या बाप का? मैं ये समझती हूँ कि बाप का, लेकिन हमारे यहाँ ऑपोज़िट है। बच्चे जब तंग करते हैं तो मेरे हस्बैंड हमेशा यही कहते हैं कि मैं मम्मा को बुलाता हूँ। क्योंकि बच्चे उनसे नहीं डरते हैं, मुझसे डरते हैं। तो तुम्हारे घर में भी तुम्हारा रोब बच्चों पर है, जी, मियाँ पे भी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी परवरिश पाकिस्तान में हुई, तुम्हारी एजुकेशन पाकिस्तान में हुई, तुमने वहाँ का एक माहौल देखा। जब तुम यहाँ पे मूव होके आई इंग्लैंड में और यहाँ पे तुम्हारे बच्चे हुए, यहाँ का माहौल तुमने देखा, तुम क्या महसूस करती हो कि ये पाकिस्तान के माहौल बच्चों की तरबियत के लिए अच्छा है या यूके का माहौल ज़्यादा अच्छा है? सबकी अपनी-अपनी ओपिनियन होती है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि यूके में बच्चों की तरबियत करना थोड़ा-सा ईज़ी है, इन अ सेंस कि यहाँ पर बच्चे बाहर प्ले नहीं करते हैं, स्ट्रीट में नहीं जाते हैं। पाकिस्तान में डिफरेंट माहौल है, बच्चे बाहर गली मोहल्लों में प्ले करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के साथ उठते बैठते हैं। और पाकिस्तान में कंजस्टेड माहौल है बच्चों के लिए। यहाँ पे बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, उनका जो दिल करता है वो कर सकते हैं, उनको ज़्यादा रोक-टोक नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि आप बच्चों को जितना कंजस्टेड माहौल देंगे ना, बच्चे उतने आपके ख़राब होंगे, वो गलत कामों की तरफ जाएँगे। लेकिन जहाँ पे बच्चों को थोड़ी-सी आज़ादी हो, इंडिपेंडेंट उनको करने को हर चीज़ मिले, तो आई थिंक वहाँ पे बच्चे फिर ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं। कराची में तुम्हारी शादी हुई, तो कराची की शादियाँ तो बड़ी धूमधाम से हुआ करती हैं। तुम्हें याद है कि तुम्हारी शादी में जो हल्ला गुल्ला हुआ, उसके मुताबिक कुछ बताओगी? कराची की शादी तो होती है धूमधाम, लेकिन मेरी शादी इसलिए बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला और धूम धड़का जिसको बोला जाता है वो थी क्योंकि एक तो ननियाल और ददियाल की साइड से
मैं बड़ी हूँ, तो कज़िन्स में तो पहली शादी थी, तो सबको इसका बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। और मैं जो खुशी से पागल हो रही थी, उसकी वजह ये है कि लव मैरिज थी, और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद फाइनली मेरी यहाँ पे शादी हो रही थी। तो इतनी ज़्यादा मेरी, आपको मैं अंदाज़ा इससे आप लगाइए कि इतनी एक्साइटमेंट थी मेरी कि मैंने ग्रेजुएशन डे, जो कि मेरी लाइफ का सबसे एक इम्पोर्टेंट डे था, जो जिसका मुझे मेरे पेरेंट्स को भी बहुत शिद्दत से इंतज़ार था, वो डे मैंने अपना मिस कर दिया। ग्रेजुएशन डे वाले दिन मैंने ही अपनी माइयों का दिन डिसाइड किया, और अब मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ग्रेजुएशन डे के लिए तो लोग इंतज़ार करते हैं, अपने वालिदैन को साथ लेके जाते हैं, और वो एक ऐसा यादगार दिन होता है कि उसके लिए जो जिन्होंने मास्टर किया होता है वो बहुत उसके इंतज़ार में होते हैं। तुमने कैसे ये मिस किया? मैं अभी तक ये सोचने में पड़ी हुई हूँ। बताओ कैसा तुमने किया क्यों? अब मैं आपको इसका क्या आंसर दूं? यही कह सकती हूँ कि उस वक्त प्यार में पागल थी बिल्कुल। यानी प्यार में तेरे खो गए हम, सारी दुनिया से बेखबर हो गए हम, एजुकेशन ग्रेजुएशन डे भी भूल गए हैं आप। ये तो बड़ी मज़े की बात आपने मुझे बताई, और ये बड़ी यादगार बात रहेगी। अच्छा ये बताइए कि जो आपकी शादी के बाद आप फ़ौरन अपने ससुराल चली गई थीं कराची से, लाहौर में जाके रहीं, या यहाँ पे आ गई थीं यूके? शादी के फौरन बाद मैं अपने ससुराल गई थी, और मैंने अपने ससुराल में 2 साल का टाइम गुजारा है। कौन से मौसम को प्रेफर करती हैं, कराची की गर्मी को या यहाँ की सर्दी को? ऑफ कोर्स मुझे सर्दी पसंद है, गर्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसीलिए मैंने पाकिस्तान समर में जाना छोड़ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की गर्मी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, जबकि हमने वहाँ पे सारा अरसा गुजारा है। और मार्च में मैं यूके आई थी, और मैंने कोट शोट बड़ा पहना हुआ था, क्योंकि बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं यूके जा रही हूँ, बड़ी सर्दी होती है। लेकिन मैं मार्च में, आई थिंक 1 मार्च को मैं यहाँ पे लैंड किया था मैंने यूके में, तो मुझे उस दिन बहुत गर्मी लगी थी, और मैं इतनी शॉक्ड हुई थी कि यूके में इतनी गर्मी है। तुम्हें कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, खेल-कूद या अदब, शेर व शायरी या किताबें पढ़ना? किस चीज़ की तुम्हें ज़्यादा तलब होती है? डिफरेंट टाइप्स की मेरी एक्टिविटीज़ रही हैं। शायद एज के साथ साथ चेंजिंग आती रही है मूड्स के ऊपर। तो ये आज आपके लिए बहुत ही एक नई चीज़ होगी कि मैं थोड़ी सी पोइट्री भी करती रही हूँ, और शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। माशाल्लाह। और अभी तक मेरी डायरी जो है वो लाहौर में मेरे घर में मौजूद है। जब साकिब के साथ शादी के बाद 2 साल का अरसा जो मैंने इनकी जुदाई में गुजारा है, उसके बारे में जो मेरे माइंड में आता था, उसको एज अ पोइम मैं लिख देती थी डायरी के ऊपर। और कुछ सुनाओ उसमें से, अगर याद हो तो। मुझे कुछ भी याद नहीं है, और मैं कोई, ये नहीं कि एज अ प्रोफेशन या प्रोफेशनल कुछ मैं राइट करती थी। बट मेरी ममा, हाँ वो थी, उनकी आई थिंक वो इखबार जहाँ आता था, या पता नहीं नवाए वक्त आता था, कुछ इस तरह का रसाला था। उसके अंदर जो है मेरी ममा की सर्दियों के बारे में, गर्मियों के बारे में, बच्चों के बारे में वो पॉइंट्स लिखती थी, तो अक्सर उनकी जो है वो पब्लिश होती थी। तो बस शायद वहां से मुझे ये शौक मैंने देखा, तो मेरे अंदर आया, तो ये मैंने काम शायरों में जरूर किसको किया। पसंद करती हो? अच्छा, मैंने कभी किसी का मुशायरा या ऐसी चीज़ें नहीं सुनी है। मैं आपको सही बताऊं, जैसे फैज़ अहमद फैज़ हो गए, मीर तकी मीर हो गए, परवीन शाकिर हो गई, वसी शाह हो गए, लेकिन इतना ज़्यादा मैंने इनके बारे में पढ़ा नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ कि मैं राइट करती रही हूँ, ये मैंने अपनी ममा के अंदर एक शौक देखा, उनको लिखते हुए देखा, तो ये चीज़ मेरे अंदर आई है बस। हम्म। वरना मेरा दूर दूर तक मुशायरे से या शायरी से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। दोस्ती एक ऐसा नाता, ये तो सब कहते हैं। सना के नज़दीक दोस्ती क्या है? दोस्ती बहुत ही प्यारी चीज़ है, और मैं दोस्ती को अपने दिल के करीब रखती हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं, अल्लाह ताला ने जो मुझे दोस्त मेरे दिए हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और स्पेशली मेरी स्कूल की फ्रेंड्स जो कि अभी तक मेरे साथ हैं, और मैं इसको ब्लेसिंग समझती हूँ। मेरी बचपन की दोस्ती अभी तक है माशाल्लाह, स्कूल की फ्रेंड्स अभी तक मेरे साथ हैं, उनकी भी माशाल्लाह शादियां हो गई हैं, बच्चे हैं। तो मेरे नज़दीक दोस्ती यही है, बर्दाश्त करना, एहसास करना,
दरगुजर करना, ट्रस्ट करना। ट्रस्ट करना, और छोटी छोटी बात को इग्नोर कर देना। मैं समझती हूँ, एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ और कहना चाहूंगी कि जहां पे इंसान अगर चाहता है ना रिश्ता बचाना, रिश्तों को समेट के रखना चाहिए, अगर आप समझते हैं कि ये रिश्ता हमारे हाथों से ना निकले और आपको उससे बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, तो देखिए सामने वाला जो है ना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो हर इंसान से गलती हो जाती है, अनजाने में हो जाए या जानबूझकर हो जाए, तो उसको आप नजरअंदाज कीजिए, उसको आप इग्नोर कीजिए और उस रिश्ते को हाथों से मत जाने दें। सना एक बहादुर लड़की है, एक चाहने वाली माँ है, एक मोहब्बत करने वाली बीवी है। ये कभी कभी कैसा महसूस करती हो कि एक बहादुर औरत हो, या कभी कभी तुम्हें हालात इस तरह से डाउन कर देते हैं कि तुम सोचती हो कि काश ऐसा ना हुआ होता, वैसा हुआ होता? अच्छा, मैं बहादुर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं शायद नज़र आऊँ किसी को, कोई देख कर कहे कि ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ और डरी हुई भी नहीं हूँ। लेकिन फिर वही अगेन बात कि मैं रिश्ते खोने से बहुत डरती हूँ। चाहे वो बहन भाइयों का हो, चाहे वो रिलेटिव्स का हो, चाहे वो खानदान का कोई रिश्ता हो, चाहे वो दोस्तों का रिश्ता हो, किसी भी किस्म का रिश्ता हो जो मुझसे एक दफ़ा जुड़ जाता है ना, तो उस रिश्ते को खोने से मैं डरती हूँ। कभी रोती हो किसी बात पर, किसी वाक़ये को याद करके? बहुत अ, बहुत रोती हूँ अकेले में बैठ के। वजह कोई ख़ास? बस वही बात मैंने आपको बताई है ना कि मैं रिश्तों को बचाना चाहती हूँ, रिश्तों को खोना नहीं चाहती। तो मैं जब भी रोती हूँ रिश्तों को बचाने के लिए रोती हूँ। किसी रिश्ते ने तुम्हें कोई बहुत दुख दिया? नहीं, दुख दुख इस तरह से नहीं दिया है, लेकिन आपको पता है कि हर फैमिली में, हर खानदान में, हर रिश्तों में छोटे छोटे क्लैशेस और अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं। तो शायद मैं सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हूँ, तो छोटी छोटी बातों को भी बहुत महसूस कर जाती हूँ। माँ तुम्हारी हयात है? मेरी मम्मा वफ़ात पा चुकी हैं। और अब्बू से मुलाकात कब हुई आखिरी? मेरी अभी माशाल्लाह उनसे रिसेंटली ही मुलाकात हुई है, आई थिंक 2 मंथ्स पहले। और पाकिस्तान गई थी? मैं साउथ अफ्रीका गई थी, वो साउथ अफ्रीका में होते हैं उनका बिजनेस, और 12 साल के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। कैसा लगा अब्बू से मिलके 12 साल के बाद? जब मैं उनसे मिली तो मुझे ऐसे लगा एक पल के लिए कि मुझे नई जिंदगी मिल गई है। ये मैं आपको अपने अंदर के इमोशंस बता रही हूँ, जो उस वक्त मैंने महसूस किया कि जैसे मुझे एक नई जिंदगी और एक नई खुशी मिली है। और आप यकीन करें कि जब मैं अपने वालिद से 12 साल के बाद मिली हूँ और अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो मेरे दिल से अपने हस्बैंड के लिए एक दुआ निकली। मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को दुआ देती हूँ कि उन्होंने मुझे मिलवाया। शायद अगर मेरी किसी और से शादी होती तो मैं कभी भी ना मिल सकती। अब्बू को कैसा लगा? वो तो बस मुझे एक ही बात कह रहे थे कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बेटी के पास हूँ आज, और अपनी बेटी को फील कर रहा हूँ, उसके बच्चों को महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि जब से मेरे बच्चे दोनों बोर्न हुए थे तो फर्स्ट टाइम वो मेरे फादर से उनकी मुलाकात थी। ज़िंदगी, जैसे तुमने कहा कि बहुत खूबसूरत है, तुम क्या देखती हो अपने मुस्तकबिल को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, मियाँ के साथ आने वाले सालों में कहाँ देखती हो? मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट देखती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर बच्चों के फ्यूचर को लेकर डिस्कस करते हैं और प्लानिंग्स करते हैं। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि कोई भी वालदेन अगर अपने बच्चों के बारे में फ्यूचर प्लान करते हैं तो अल्लाह ताला उनके इन ख्वाबों को पूरा करे, आमीन। तो समईन, आपने देखा, सुना एक शख्स की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। हमने सना से कुछ सवालात किए, जिन सवालों के उन्होंने बहुत दिल से जवाब दिए। और हमारे प्रोग्राम का दरअसल मकसद भी यही है कि हम लोगों के दिलों का हाल उन्हीं की ज़ुबानी आप तक पहुँचाएँ। अगर आप भी अपने ख़यालात का, अपने वाक़यात का, अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा हमसे शेयर करना चाहते हैं,
तो ज़रूर इस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।